हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इसमें हम क्वेश्चन नंबर आपको 3 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट बताएंगे गाइस, और उसके आंसर भी आपको बताएंगे। बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के जिनके पास पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन सब्जेक्ट है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है, ठीक है गाइस। और ये एसवाई रेगुलर एनसीवेफ सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम यहाँ पर वही क्वेश्चन लेते हैं गाइस जो 90% चांस होते हैं आपके ऑफलाइन पेपर में आए। और ये क्लास 5 है गाइस, इससे पहले भी हमने 4 क्लासेस करा चुके हैं। अब अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो ही होती है, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं? भारत में न्यायिक समीक्षा के विभिन्न चरणों या सीमाओं की व्याख्या कीजिए, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रिय के संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो आपको न्यायपालिका की भूमिका एंड न्यायपालिका की शक्तियाँ या महत्व कह सकते हैं, आपको इसमें बताना है, ठीक है। यही क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा। भारत में न्यायिक समीक्षा के विशेष संदर्भ में सर्वोच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ का समीक्षा कीजिए। तो आपको यहाँ न्यायपालिका की शक्तियाँ या आप महत्व कह सकते हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन एक हो रही है आपका, न्यायिक समीक्षा की आलोचना की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा के महत्व को दर्शाइए। तो इसमें 2 पॉइंट आपको बतानी है, एक तो आलोचनाएं बतानी है और एक इसकी महत्व बतानी है, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट यहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज बता दें, न्यायिक समीक्षा का अर्थ एंड न्यायिक समीक्षा क्या होती है, ये हर क्वेश्चन में आपको लिखना है। तीनों में से आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन है, ये दोनों पॉइंट हर क्वेश्चन में आपको लिखना है, ठीक है। तो समझिए, न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियम तथा कार्यपालिका आदेशों के संवैधानिक की जांच की न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। प्रशिक्षण उपरांत आदि पाया गया है कि उसमें संविधान का उल्लंघन होता है और उसे अवैध, असंवैधानिक तथा अमान्य घोषित किया जा सकता है तथा सरकार द्वारा उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। जो न्यायपालिका का जो कार्य होता है ना, न्याय समीक्षा होता क्या है, तो पहले ये समझिए। उसका अर्थ ये होता है कि जो कानून बनते हैं गाइस, तो मान लीजिए अगर संविधान के विरुद्ध वो कानून बने हैं तो उसको ना लागू नहीं किया जाएगा, उसे असंवैधानिक या अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इसी को न्याय समीक्षा कहते हैं, इसका अर्थ है, ठीक है। तो इसका देखिए, न्याय समीक्षा आखिर होती क्या है। तो एक चीज याद रखिएगा, आपके पेपर में ये वाला वर्ड लिख के है या पुनरावलोकन ये लिख के है, दोनों का मतलब एक ही है। तो किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर ये वर्ड आपके पेपर में आ जाए तो इसमें आंसर आप क्या लिखेंगे। दोनों का मतलब एक ही है, ओके। तो ये देखिए, भारत में न्यायिक समीक्षा क्या है। अब भारत की बात की जा रही है, यहाँ देखिए, न्याय समीक्षा को एक विधायी कार्रवाई की संवैधानिक वैधता और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आमतौर पर प्रशासनिक न्यायालय में किए गए कार्रवाई आदेशों की जांच करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये जो न्याय समीक्षा है ना गाइस, तो न्यायपालिका की जो शक्ति है ना उसके रूप में से परिभाषित किया जाता है। कोई भी कानून बनते ना उसकी जाँच पड़ताल करने का काम भी जो न्यायपालिका की शक्तियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है और इसे भाग 3 में मौलिक अधिकार में भी महत्वपूर्ण अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये जो 13 जो न्याय समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है आपको पता है वो भाग 3 में है, और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो 4 में, ठीक है। तो उसके भी अधिकार करता है। और यहाँ देखिए, यदि भारत संघ राज्य ऐसे नियम बनाते हैं जो लोगों के आवश्यक अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो उसे उच्चतम न्यायालय और भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय ने इसे संवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। जो भी कानून बनाते हैं ना, तो उसको जो न्यायालय द्वारा लागू करने से पहले ये जरूर देखा जाएगा कि वो कानून सही है गलत। अगर गलत होगा ना तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न और विकसित किए गए सिद्धांत के आधार पर सर्वोच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को न्याय समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। तो आपको इसको एक चीज याद रखना, जो अमेरिका के संविधान से उत्पन्न हुई है ना जो सिद्धांत, उसके आधार पर ना न्यायालय की समीक्षा की जाती है और उच्चतम न्यायालय को शक्तियां प्राप्त होती है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय समीक्षा को भारतीय संविधान की मूल विशेषता घोषित किया है। तो आपको पता चल गया जो न्यायालय है ना उसकी मूल विशेषता जो एक कोर्ट ने किया है, ठीक है। एंड इनकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सीमा है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ तक तो आपको तीनों क्वेश्चन में लिखना है गाइस। इसमें चरण या सीमाएं पूछा गया तो इसका आंसर ये है, तो ये देख लीजिए। और इससे पहले जो हमने बताया तीनों क्वेश्चन में आपको आएगा।
तो यहाँ से स्टार्ट है। न्याय समीक्षा का दायरा उपलब्ध और कार्य दोनों के संदर्भ में सीमित है। अदालत की भूमिका उस प्रक्रिया की समीक्षा करने की है जिसके द्वारा निर्णय लिया गया है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि निर्णय श्रुतिपूर्ण था और निर्णय को चुनौती देने या उस निर्णय के गुणों की जांच करने की वजह इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो मतलब जो न्याय समीक्षा की सीमा क्या है, अगर कोई भी कार्य मान लीजिए उसे अदालत में पेश किया जाता है, अगर वो सही है तो उसे न्याय मिलता है, अगर गलत है तो उसे रद्द कर दिया जाता है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट है, भारत में न्याय समीक्षा ने एक बहस छेड़ दी है कि न्याय सक्रियता और न्याय आत्म संयम के बीच रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए। तो इनका जो सेकंड पॉइंट का मतलब यही बता रहा है कि जो एक बहस छिड़ गई है भारत में, जो कि जो न्याय सक्रियता है ना, उसको आत्म संयम के बीच में रेखा खींची जानी चाहिए। मतलब ये दोनों को अलग अलग तरीके से बताना चाह रहे हैं। थर्ड पॉइंट आपका, न्यायालय के पास प्रशासनिक निर्णय को पलटने के लिए आवश्यक क्षमता का अभाव है। लेकिन जो न्यायालय है ना, वो जो भी गलत निर्णय उसको पलट नहीं सकता है। यदि किसी प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा की अनुमति दी जाती है तो यह अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करके और ज्ञान की कमी के कारण श्रुतिपूर्व हो सकता है। मतलब उनके लिए ना हानिकारक भी हो सकता है अगर उनके पास ज्ञान अच्छी तरह से नहीं है, अगर उसकी प्रतिस्थापना करे तो। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ज्यादातर मामलों में प्रस्तावना को स्वीकार करने या अनुबंध देने का निर्णय बहुस्तरीय बातचीत प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। मतलब बहुस्तरीय मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ना बातचीत करके ना उस प्रक्रिया के माध्यम मतलब निर्णय लिया जाता है, स्वीकार किया जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी सीमा है। एंड आप ये नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं, जो न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व या उपयोगिता। और ये वाला भी क्वेश्चन ना आपको किस किस क्वेश्चन में लिखना है तो ये समझ लीजिए। ठीक है, ये आंसर तो आपको देखिए, आपको आंसर इसमें लिखना है, इसको छोड़ के ना, ऊपर वाले को छोड़ के इसमें और ये तीनों में लिखना है। ठीक है, आपको इसके महत्व के बारे में। तो ये आप इसकी महत्व देख लीजिए, आप क्वेश्चन समझ के ना आंसर लिखिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो इसकी महत्व की बात की जा रही है यहाँ देखिए। तो पहला पॉइंट आपका है सकारात्मक दृष्टिकोण की परिचक। यद्यपि न्याय पुनरावलोकन की विद्वानों के द्वारा बहुत आलोचना की गई है, परंतु आलोचना के कारण इनकी उपयोगिता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। आलोचना भी की गई, इसकी आलोचना की भी बात करेंगे अभी नीचे वाले क्वेश्चन में। ठीक है। इसी कारण आज तक इस विषय में उच्चतम न्यायालय के अधिकार सीमित नहीं किए गए। जो उच्चतम न्यायालय है ना, उसकी आलोचना भी की गई, लेकिन उसकी जो उपयोगिता है ना, उसके ऊपर कोई भी उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए ना जो उच्चतम न्यायालय है ना, उसके अधिकार सीमित नहीं किए गए कि एक जो कानून की तरह होता है कि एक अधिकार सीमित होता है, इनके पास इतने ही अधिकार प्राप्त है, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनके पास बहुत सारे अधिकार हैं। सन 1937 ईस्वी के बाद अमेरिका उच्चतम न्यायालय ने अपना दृष्टिकोण परिवर्तन कर दिया। तो कब जो अमेरिका ने अपना दृष्टिकोण कब परिवर्तन किया था, ये भी याद रखना आपको, 1937 ईस्वी में। और 1954 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे कानून को वैधिक घोषित किया जिसके कारण सार्वजनिक स्कूलों में पूज दीप आधार पर भेदभाव किया गया। जो उच्चतम न्यायालय ने एक कानून बनाया था उसे अवैध घोषित कर दिया, मतलब असामान्य घोषित कर दिया था। वो किस आधार पर था, वो धर्म के आधार पर था कि जो भेदभाव करते हैं उसके आधार पर। ठीक है, तो उसे मान्यता नहीं दी। यह न्यायालय प्रगतिशील अथवा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय है। तो ये एक अच्छे प्रगतिशील विकास एंड सकारात्मक पॉजिटिव का दृष्टिकोण है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट है संविधान को गतिशील बनाना। उच्चतम न्यायालय ने सदा ही संविधान को अपनी व्याख्याओं के द्वारा प्रगतिशील बनाया है, क्योंकि जब सन 1789 में अमेरिका का संविधान बना तो यह केवल असाधारण ढांचा ही था। अमेरिका उच्चतम न्यायालय ने इस कठोर तथा संक्षिप्त संविधान को अपनी व्याख्याओं द्वारा गतिशील एवं विस्तृत बना दिया। ठीक है, तो वो अपने संविधान को गतिशील और विस्तृत बना चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्षेत्र अधिकार को सुनिश्चित करना। उच्चतम न्यायालय ने संघीय तथा राज्यों की सरकारों के संवैधानिक विवादों का निर्णय करके उनके अपने अधिकार में रखा है। जो भी उनके क्षेत्र अधिकार होते हैं ना, तो उन सभी को ना वाद विवादों का जो निर्णय करके ना वो अपने अधिकार में अपने पक्ष में रखे हैं। संघात्मक व्यवस्था की सुरक्षा। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस तथा कार्यपालिका को एक दूसरे के क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप करने से रोका। तो कांग्रेस है जो एक दूसरे को ना जो
हस्तक्षेप होता है, मतलब उनके बीच में काम में टांग अड़ाना, उस चीज़ पर रोका है। संघीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जो न्यायालय है ना तो उनका कार्य ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, संघीय व्यवस्था में की सुरक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की स्वच्छता को बनाए रखना। यदि उच्चतम न्यायालय पुनरावलोकन का कार्य न करता तो संविधान अमेरिका में कदापि उच्चतम कानून नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप कांग्रेस व राज्यों द्वारा अनगिनत कानून इनके विरुद्ध बन जाते तथा संविधान केवल एक कोरा कागज रह जाता। इस आधार के द्वारा उच्चतम न्यायालय ने संविधान तथा नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा की है। तो जो न्यायालय है ना गाइस, तो वो जो व्यक्ति होता है, संविधान होता है, उन सभी की ना जो अधिकारों की रक्षा करता है। अगर ये नहीं करता ना तो एक संविधान एक कोरा कागज, मतलब एक ब्लैंक पेज बन के ही रह जाता, उसमें कुछ भी परिवर्तन या कुछ भी नहीं होता। तो ये इसमें ना सबसे ज्यादा भूमिका जो न्यायालय की होती है, ठीक है। तो यहाँ तो ये फाइनली हो गया। एंड इसका ये वाला आपका क्वेश्चन का आंसर भी इसी में था। ऊपर हम देखो, न्याय समीक्षा की आलोचना की जा सकती है, न्याय समीक्षा के महत्व को दर्शाए। तो महत्व तो हमने ऊपर बता दिया, अब इसकी आलोचनाएं देखिए क्या है। तो ये क्वेश्चन 3 का आपका आंसर है। न्याय समीक्षा की आलोचना है। न्यायाधीशों का कर्तव्य है कि वे संविधान को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढालने में अपना योगदान दें। न्याय समीक्षा की शक्ति संविधान की प्रकृति पर जबरदस्त असर डालती है। इस शक्ति के व्यवहारिक प्रयोग पर हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। हम यहाँ उनके पक्ष और विपक्ष में दी गई दलीलों की समीक्षा करेंगे। न्याय समीक्षा के विरोध में निम्नलिखित तक दिए गए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, लोकतंत्र में विधानमंडल की शक्तियों पर अंकुश नहीं होना चाहिए। आलोचनाओं की सबसे महत्वपूर्ण दलीलें यह है कि संसद तथा विधानमंडल जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए जनता के प्रतिनिधित्व को कानून बनाए उनके अवैध घोषित करने का अधिकार न्यायाधीशों को क्यों दिया जाए। मतलब कह रहे हैं कि जो कानून बनते हैं ना, तो उसको जो अधिकार होते हैं वो न्यायालय को क्यों दिया जाए, न्यायाधीशों को, ठीक है। वो इसके विरुद्ध में एक पॉइंट ये हो गया। न्यायाधीशों की रूढ़िवादी दृष्टिकोण सामाजिक प्रगति में बाधा बनता है, और जो न्यायालय है उनके जो रूढ़िवादी होते हैं ना, वो समाज की दृष्टि में क्या बनते हैं, बाधा, उनका विकास नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं। सेकंड पॉइंट, न्यायाधीशों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि आमतौर पर वे अनुदार होते हैं। अधिकांश न्यायाधीश उच्च तथा उच्च मध्यम वर्ग में से संबंध रखते हैं, इसलिए वो अपने वर्गीय हितों की रक्षा का प्रयत्न करते सकते हैं, और वो सबसे ऊंचे वर्ग के होते हैं ना गाइस, तो इसलिए उनका तो विकास हो रहा है, वो अपना प्रयत्न कर ही रहे हैं। लेकिन जो उनसे नीचे है ना, तो उनके अधिकारों को छीन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, गोलकनाथ केस, बैंक राष्ट्रीय और प्रिंसिपल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय लिए उसमें यह अभाव मिलता है कि धनी वर्ग अदालत की मदद से ऐसे कानून को रद्द कर सकते हैं जो उनके हितों को आघात पहुंचाए। और ये अदालत के जो कानून होते हैं ना, धनी वर्ग मतलब जो अमीर लोग होते हैं, वो अपने पैसों के जरिए ना उनके कानून को भी अपने चेंज कर सकते हैं, कि जो अमीरों के लिए कोई कानून बने ना उसे हटा दिए और गरीबों के लिए सारे कानून बनते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, न्यायालयों के निर्णयों पर न्यायाधीशों की राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव। आलोचकों का कहना है कि न्यायाधीश संविधान की व्याख्या मात्र नहीं करते, उनके निर्णय केवल कानून पर ही आधारित नहीं होते। कानून की व्याख्या के बहाने वे कानून या संविधान के अर्थ को ही बदल सकते हैं। न्यायालय के निर्णय पर न्यायाधीशों के विचारों, उनके व्यक्तिगत विश्वासों का प्रभाव पड़ता है। जिस चिंता या विचारधारा से ये लोग जुड़े होते हैं उनके निर्णयों पर जरूर असर पड़ता है। अधिकांश न्यायाधीश वर्ग के रहे हैं, इसलिए संपत्ति संबंध वाद विवाद उन्हें मुआवजा शब्द की बड़ी अनुदान व्याख्या की है। मतलब इसमें यह बताया जा रहा है कि जो आपके न्यायालय होते हैं ना, उसमें न्यायाधीश जो अमीर होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए ना, तो कोई भी कानून होता है या कुछ भी बदलाव होता है तो वो सब कुछ उनके अंदर ही आके रह जाता है, और यहाँ पर गरीबों की कोई भी बात सुनी नहीं जाती, ठीक है। तो और जैसे कि आप मान लीजिए वकीले ही होते हैं, अगर आप उनको पैसे देते हैं तो वो आपके पक्ष में रहते हैं, और बेशक आप गलत भी कार्य करे हो, अदालत में आपको सही साबित कर देते हैं। तो वही यहाँ बताया जा रहा है। तो इसकी आलोचना भी की जा रही है इस टाइप से। न्यायिक समीक्षा के मुक्केबाजी को प्रोत्साहित मिलता है तथा शासन के विभिन्न अंगों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है। तो एक ये पॉइंट आपका है। अगर आप इतना भी लिखते हैं ना गाइस, तो आपको इतने में भी नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको अंदर का भी याद होना चाहिए। आलोचना का कहना है कि न्याय समीक्षा मुक्केबाजी को प्रोत्साहित देती है। उनके अलावा जब एक ऐसा कानून जो काफी लंबे अरसे से चल रहा है वह अवैध घोषित कर दिया जाता है और उसे अस्थायी पैदा हो जाती है,
न्यायालयों के हस्तक्षेप के कारण कानून को लागू करने में रुकावट पैदा होती है। इससे न्यायपालिका और संसद अथवा न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष या तनाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। अगर कोई भी कानून बनता है, उसे अवैध घोषित किया जाता है, तो उसमें किसमें संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका तीनों में टकराव उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे काफी ज्यादा असर पड़ता है उनके काम पर। ठीक है, तो ये तो आपके तीनों का आंसर हो गए गाइस। यहाँ पर फाइनली कंप्लीट हो गए। यहाँ पर ये आलोचनाएं हो गई, ये महत्व हो गई और एंड ये सीमाएं हो गई, और बाकी ये तीनों तो आपको ऊपर के परिचय आपको सभी में लिखना है। तो अगर इनमें से आपका पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आया तो आंसर आपको ये लिख लेना है। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, आपको आंसर लिख लेना है। और इसके आने वाली नेक्स्ट वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की, आप सभी उस वीडियो को देख के जरूर जाइएगा एग्जाम से पहले। थैंक यू।